पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद एक बार फिर इस वक्त दबाव का शिकार हो गया है। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 2026 के दूसरे क्वार्टर में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 22% से गिरा है और अब ये 13% पर आ गया है। अब ये बज़ाहिर सिर्फ 9 पॉइंट्स की कमी है, लेकिन इसके माशी असरात कहीं ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक सबसे बड़ा धचका सर्विसेज सेक्टर को लगा है, जहाँ एतमाद 34% से गिरा है और 14% पर आ गया है। ये तकरीबन 59 से 60% की कमी है। सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है और ओवरऑल जीडीपी में भी इसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है और ये तकरीबन 54% समझा जाता है। यही वजह है कि इस सेक्टर में एतमाद की कमी बराह रास्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ एम्प्लॉयमेंट और टैक्स कलेक्शन को भी मुतासर कर सकती है। अब नई इन्वेस्टमेंट का इंडेक्स भी 12% से गिरकर सिर्फ 2% रह गया है। इसका मतलब है कि कंपनीज नए वेंचर्स के साथ फैक्ट्रीज और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स को डिले कर रही हैं। सर्वे के मुताबिक 70 से 80% बिजनेसेस ने इन्वेस्टमेंट के फैसले पोस्टपोन या चेंज कर दिए हैं। कारोबारी इदारों ने बढ़ती महंगाई के साथ हाई टैक्स रेट और फ्यूल की कीमतों के अलावा करेंसी के अनस्टेबल कंडीशन और पॉलिसीज़ में इनकन्सिस्टेंसी को सबसे बड़े खतरात करार दिया है। 84% कंपनीज ने महंगाई, जबकि 79% ने टैक्सेस को कारोबारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बताया है। लेकिन कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट कम होने के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी बढ़ रही है। कई बड़ी गैर मुल्की कंपनीज फिजिकल एक्सपेंशन के बजाय एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि कॉस्ट कम की जा सके और गैर यकीनी हालात में मुनाफा बरकरार रखा जा सके। अब स्टैटिस्टिक्स ये भी बताते हैं कि 2023 में जब ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एतमाद -25% तक गिर गया था, तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ उस वक्त सिर्फ 0.29% रह गई थी। अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 12 से 18 माह में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर एक नुमाया दबाव देखने को मिल सकता है। इस बजट के बाद कोई सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बेहतरी में क्या इस वक्त दुनिया के हालात भी कार फरमा है? इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ओवरसीज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अचानक से इतना गिरना, क्या ये जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसका थोड़ा सा असर है या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वाकई इस वक्त बड़े खतरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल जो हालात हैं उसका भी एक बहुत बड़ा असर है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो आमद है वो रुकी हुई है। और जो आपने फिगर्स दिए, स्टैटिस्टिक्स दिए, ये इसका मुबलता सबूत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है और उसकी भी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं कि जहाँ एक तरफ हम नुकसान में हैं, दूसरी तरफ जो है वो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। बाय एंड लार्ज जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं होती, किसी भी जगह का इन्वेस्टमेंट किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे किसी भी नेशनलिटी का हो, वो थोड़ा सा शाय होगा। आज अगर हम बात करें कि जी दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जो इकनॉमिक कंट्रीज़ हैं, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इस वक्त शाये हैं और लोग अपने अपने इन्वेस्टमेंट जो हैं वो सिक्योर करके रख रहे हैं इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। मैं समझता हूँ कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा मुकम्मल तौर पर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शाये होगा, लोग अपने प्रोग्राम्स को पोस्टपोन करेंगे और जिसने आज इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान किया होगा वो शायद 6 महीना डिले कर देगा, साल भर डिले कर देगा। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये हुआ है, ये सारी दुनिया में हुआ है और सारी दुनिया जो है वो इस पर सफ़र कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ये हालात ठीक होंगे, लोगों के प्रोग्राम्स जो हैं वो दोबारा शुरू हो जाएंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो शायद इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और उसकी वजह यह है कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट लेवल था, उसमें बड़ी हद तक कमी आई है और वो इन्वेस्टमेंट जो वहाँ जा रहा था वो शायद अब पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाए। और पाकिस्तान के जो मौजूदा बजट है उसमें भी जो बातें आ रही हैं रियल एस्टेट के हवाले से और एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो हौसला अफजा हैं। तो जब ये हौसला अफजा बातें आ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अहमद साहब, ये पिछले 4 महीने की हम सूरत-ए-हाल देखें तो उससे पहले के जो फिस्कल ईयर के 8 महीने, वहाँ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फिगर खासा लोअर साइड पर था। हालात तब्दील होना शुरू हुए 28 फरवरी के बाद, फिर मार्च, अप्रैल और मई में वो अपनी शिद्दत की तरफ गए। अब वो ज़ाहिर प्रोलॉन्ग तो हो रहे हैं, लेकिन जो शुरू के 8 महीने थे फिस्कल ईयर के, वहाँ भी हमने कोई ख़ास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं देखी। इन्वेस्टर्स का एतमाद अगर सर्विस की हद तक था, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में नहीं शिफ्ट होता दिखाई दिया। देखिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक ऐसे फेज से बाहर आया था कि जहाँ
पाकिस्तान के लिए यहाँ पे काम करना और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना जो है इवन अपने पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और हमारे जो हायर टैक्सेशन रेट्स हैं, यहाँ पर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी थी, उसकी वजह से भी एक मैं समझता हूँ कि इरिटेंट्स थे। लेकिन आगे आने वाले वक्त जब पाकिस्तान में बेहतर नज़र आते हैं, वो जो पॉलिटिकल की वजह से भी नज़र आते हैं, और फिर मैं समझता हूँ कि इस बजट में ऐसी चेंजेस आएंगी कि जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो हम वेलकम करेंगे और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम माजी को जो है वो छोड़कर जो उसकी गलतियाँ थी उससे सबक सीख कर आगे आने वाले वक्त में और आगे आने वाले हालात में जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ के साथ आएँ, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान जो है वो एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री भी हो जाएगा। यहाँ पर जो रियलाइजेशन है प्रॉफिट का वो सबसे बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, सीमेंट हो, शुगर हो, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में पाकिस्तान जो है जो अगर आप उसके फिजिबिलिटीज़ बनाएं, उसकी प्रॉस्पेक्ट्स बनाएं, तो पाकिस्तान हमेशा बहुत अच्छी पोजीशन में स्टैंड करता है। तो अहमद साहब, हालात बहुत चैलेंजिंग है इस वक्त। ज़ाहिर है हुकूमत के लिए फिस्कल स्पेस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम, आप और सब ज़ाहिर है इस वक्त बड़े होपफुल हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बजट को लेकर। 2-3 बड़े पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं इस बजट में हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो काम है वो जो इन्वेस्टर्स को और यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुँचा सकता है और उनमें एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ सकता है, वो हमारा जो हायर टैक्सेशन रेट है उसमें कमी हो। एक्सपोर्टर्स के लिए बात की जाए तो एक्सपोर्टर्स के लिए FTR की जो स्कीम थी, तो IMF शायद उस पर राज़ी ना हो, लेकिन उसको लाना बेहद ज़रूरी है। और फिर तीसरा जो है, हम IT सेक्टर के हवाले से भी बात करें कि IT सेक्टर में भी जो है वो हम इसमें बहुत सारी IT सेक्टर में भी जो है वो हम बहुत सारी बेहतरी कर सकते हैं कि जो पैसे लोग बाहर रिटेन करते हैं उनको किसी तरह यहाँ रिटेन करवाया जाए, और इस रिटेनरशिप में ये बात हो कि जो पैसे यहाँ पड़े होंगे, जो इनका जो बाहर रिटेन करते हैं, वो यहाँ डॉलर अकाउंट में पड़े रहें, और जब ज़रूरत पड़े उसको बाहर ले जा सकें, वापस ला सकें। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा और पाकिस्तान में ही ये पैसे रहेंगे इंशाल्लाह। और एक आखिरी सवाल अहमद साहब, ये ज़ाहिर है जो हमारे इस वक्त ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, वो तो बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पॉलिसी वाइज, उन्हें बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं हमारे, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर जो हमारी एक्सपोर्ट का 55 to 60% है, अब ये इन सेक्टर्स पर हुकूमत कुछ रिलीफ अनाउंस कर सकती है ताकि जो पिछला इनका 6-8-10 महीनों का या 1-1.5 साल का बहुत मुश्किल पीरियड गुजरा है कॉस्ट के हवाले से, वहाँ पर उन्हें थोड़ा रिलीफ मिल सके? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में 3-4 बुनियादी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी उसको फ़रोग़ देने के लिए। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, यूटिलिटीज़ कॉस्ट है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके बगैर काम नहीं चलेगा, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा बड़ा काम ये है कि हम एज अ टेक्सटाइल इन्वेस्टर, एज अ टेक्सटाइल प्लेयर, हमें जो है वो अपनी मशीनों को मॉडर्नाइज़ करना होगा। हमें उसमें एडिशंस भी करने होंगे, हमें उसको मॉडर्नाइज़ करना होगा, क्योंकि अब आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर ये ऑब्सोलीट मशीनरी जो है वो काम नहीं कर सकती। जब तक ये मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल्स पे नहीं जाएंगे, हम प्रोडक्शन को बेहतर नहीं बनाएंगे, हम यूटिलिटीज़ की कॉस्ट को कम नहीं कराएंगे, हम इसमें मज़ीद तरक्की नहीं कर सकते। तो आज ये वक्त आ गया है कि इन इश्यूज़ को जो है वो देखा जाए, इन इश्यूज़ में कॉस्ट सेविंग फैक्टर को देखा जाए, और फिर गवर्नमेंट का ताउन अपनी जगह हासिल हो। मैं यहाँ एक्सपोर्टर्स को रिबेट देने की बात नहीं करता, मैं यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को जो है वो उनकी यूटिलिटी कॉस्ट कम करने की बात कर रहा हूँ। वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगी प्राइस में, और हम फिर दुनिया को कम्पीट कर सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।